हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, खुद का ख्याल रखिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए, रेगुलरली अपने हैंड्स वॉश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन वाली डाइट, विटामिन सी रिक्वायर्ड है ना, विटामिन सी वाली डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ओके, so let us start a new chapter, class 9th science physics. Chapter is gravitation. Okay, so students, in gravitation एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ये ग्रेविटेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, उन्होंने हमें दिए हैं। इसको इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, जस्ट ही रिटन दीज लॉज। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सब पहले से ही था, ही आइडेंटिफाइड दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज वी कैन से दिस इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, ग्रेविटेशन के जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि जो अर्थ पे पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जो अभी जो फर्स्ट इंट्रो ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इन कंसेप्ट ऑफ एंटायर यूनिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। यस, देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एवरीवेयर इन यूनिवर्स। ठीक है, सम पीपल्स आर सेइंग कि अगर ग्रेविटेशन की जो डेफिनेशन देते हैं वो कहते हैं द फोर्स दैट बाइंड अस विद अर्थ। तो ये जो डेफिनेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ये सिर्फ उसी को ही डिफाइन करती है। लेकिन जब हम एक टर्म की बात करते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स की, जब हम बात करते हैं इन द रेफरेंस टू एंटायर यूनिवर्स, तो उस टाइम पर वो डेफिनेशन की जो फोर्स हमें अर्थ से बाइंड करे वो ग्रेविटेशनल पुल है या फोर्स, वो थोड़ा सा एक नैरो डेफिनेशन हो जाता है ना। सो आई थिंक कि जब आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशन क्या है, यू हैव टू राइट दिस इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो क्योंकि ये यूनिवर्स के बारे में है। अगर आप लिखते हो ना कि बाइंड विद अर्थ, तो अब अगर हम बात करें अदर प्लैनेट्स हैं तो वो अर्थ के साथ थोड़ी बाइंड है। क्लस्टियल बॉडीज़ हैं, वो स्पेस में रोटेट कर रही हैं, अर्थ के साथ बाइंड होती तो अर्थ पे गिर जाती है अब तक। ठीक है, सो यहाँ पर जो परफेक्ट डेफिनेशन बनती है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, नंबर वन। नंबर टू, अब बात फिर से न्यूटन की करते हैं। न्यूटन से मिस्टर न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, ही सेज कि उन्होंने देखा कि एक एप्पल फॉल कर रहा है, वो जब टूटता है किसी ट्री की ब्रांच से तो वो नीचे गिर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, एंड ही ऑल्सो थॉट वन मोर थिंग कि भाई ये जो मून है, ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट जो मून है, वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली अराउंड द अर्थ, वो कहीं और जाता ही नहीं है, अर्थ से एक फिक्स ऑर्बिट में ही रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। सिमिलरली प्लैनेट्स आर ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड द सन। यहाँ भी कोई फोर्स होगा तभी तो वर्क कर रहा है, बिकॉज हमने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ स्टडी किया था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी मोशन में है उसके लिए कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड है, वो तभी एक पर्टिकुलर मोशन में रहेगा। देन न्यूटन सेज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दैट मेंटेन देयर पोजीशन इन फिक्स पोजीशन, कि एक ऑर्बिट जो है उस फिक्स ऑर्बिट के अंदर ही प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, उस फिक्स ऑर्बिट में ही मून रोटेट कर रहा है। सो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो हैं न्यूटन के माइंड में आए, एंड देन ही आंसर्ड, ही आइडेंटिफाइड द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। ओके, तो वो आंसर क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो बताया कि जो मून का एक एग्जाम्पल लिया कि जो मून है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर हमारे पास अर्थ है और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में जो मून है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, मून छोटा होना चाहिए ना अर्थ से, चलिए मून जो है वो रोटेट कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, सो ये गिवन एन एग्जाम्पल कि आप एक स्टोन लीजिए, उसको एक थ्रेड से टाई कीजिए और उसको जैसे ही हम थोड़ा सा एक फोर्स अप्लाई करते हैं उसको रोटेट करने के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रोटेट करता है, एक सर्कुलर पाथ बना लेता है। ठीक है, एट दैट टाइम ही आइडेंटिफाइड कि अगर ऐसा कुछ है कि अगर आप यहाँ पे एक थ्रेड को रोटेट से स्टोन को टाई करके और आप रोटेट करते हो, तो ये एक पर्टिकुलर रेडियस पे यानी कि फिक्स डिस्टेंस पे रोटेट करता है। द रीज़न बिहाइंड दैट कि जो ये स्टोन है
ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो द रीजन इज अ फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम दिस पेरिफेरी, इस पेरिफेरी से, पेरिफेरी बोलते हैं ये जो पेरीमीटर जिसको आप बोल रहे हो, जिस पाथ के ऊपर ये जो स्टोन है ये रोटेट कर रहा है जिस सर्कुलर मोशन में, है ना। सो यहाँ से एक सेंटर की तरफ एक फोर्स वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक वो फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये सेंटर सीकिंग है, मींस इसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर है। कहीं भी होगा, अगर ये स्टोन यहाँ था तब भी ये सेंटर की तरफ जा रहा था, फोर्स जो लग रहा है इस पे, और ये इसको सेंटर की तरफ रोटेट करके रखता है। तो भी सेंटर की तरफ रोटेट करके रखता है, इससे हमें एडवांटेज क्या मिला? एडवांटेज ये मिला कि जब भी हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में है, लेट्स से कि इस पर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, हमने जो फोर्स लगाया था इस पे, जब इसको हमने यूं रोटेट किया तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन तो यूं थी, इसको इधर ले जाना चाहिए था, ठीक है, फोर्स इसको इधर ले जाना चाहिए था इस पॉइंट पे, लेकिन ये फिर भी इधर की साइड टर्न हो गया, ये उधर नहीं गया। तो वो जो फोर्स है, इस फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है वो कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जो स्टोन है वो यू स्ट्रेट लाइन में ना जा करके इधर आ गया। फिर अगेन बिकॉज हम भी फोर्स कंटिन्यू लगा रहे हैं, तो जब यहाँ पर ये स्टोन आया उस टाइम पे भी हमारी जो डायरेक्शन थी फोर्स की, इसकी यूं थी, बट ये फिर आगे इस मोशन में आ गया टुवर्ड्स सेंटर। तो इस तरीके से जो ये स्टोन है ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। यहाँ पर एक और बात जो समझने के लिए ज़रूरी है, दैट इज कि कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, देन उसकी जो डायरेक्शन है वो उस सर्कुलर पाथ के ईच पॉइंट पे चेंज होती है। यस, इसको समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है, सर्कुलर पाथ का मीन ऑब्जेक्ट जो है कुछ ये यूँ मूव करेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब आएगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर हर एक जगह पर देखिए एरो की जो डायरेक्शन है उससे हमें पता लगेगा ना। तो ये कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, देन उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो ईच पॉइंट पर चेंज होती है, सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। एंड जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया इसकी बात। एक और इसमें एक चीज़ आई है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट अ लाइन दैट टचेज द सर्कल ऑन वन पॉइंट, यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट को टच करके जा रही है, या फिर यही जो डायरेक्शन होती है ना, इसी को अगर आगे बढ़ा देंगे, ये एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, ना तो इंटरनल है ना इससे दूर है। कोई अगर लाइन ऐसे लगा देगा, नो दिस इज नॉट अ टेंजेंट, या यहाँ लगा देगा, दिस इज नॉट अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। एक और क्वेश्चन, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है? इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा। जितने सर्कल पे पॉइंट होंगे उतनी टेंजेंट बना लो। अब इसके पॉइंट कौन काउंट कर सकता है? नो, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है। चलो, ये बात हो गई कि जो मून है वो सर्कुलेट कर रहा है चारों तरफ, उसका रीज़न है सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू दिस सर्कुलेटरी मोशन। ओके, अब देखो इसमें जैसे ही हम इसको फोर्स लगाना अगर बंद कर दें, यहाँ पे जो थ्रेड वाला एग्जांपल था, तो क्या होगा? आप घर पे करके देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई हैवी स्टोन मत लीजिए, किसी कोई नुकसान हो जाए। जस्ट एक कोई 3D बॉल ले लीजिए खेलने वाली, जो हल्की वो स्माइली वाली बॉल या कुछ भी ऐसा लाइट वेट, वो ले लीजिए, और उसको जैसे आप यूँ रोटेट कर रहे हैं, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, जैसे ही आप उस थ्रेड को छोड़ेंगे, तो वो जो बॉल या स्टोन है जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन करके चला जाएगा, ठीक है। अभी प्रेजेंटली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बॉल या कुछ थ्रेड, मुझे लगता है कि मुझे एग्जांपल दे ही देता मैं अगर होता तो, ठीक है। सो आप घर पे करके देख सकते हो, वो उस लाइन में स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ चला जाएगा। दिस इज द वन पार्ट।
ऑफ न्यूटन्स क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट इज कि न्यूटन ने भैया ये भी देखा कि जो एप्पल है वो गिरा, उसमें सिर में गिरा, वो ट्री के नीचे बैठे थे, स्टोरी है यूँ ही, ठीक है। अब वो सही है या नहीं है ये तो अभी कोई ऐसा नहीं है, बट न्यूटन ने एक थॉट ये बताया कि कोई भी चीज़ है वो अर्थ के ऊपर अगर हम छोड़ते हैं उसको पर्टिकुलर हाइट से तो अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ ही फॉल करती है, अर्थ की तरफ ही गिरती है। उसका क्या रीज़न है ना। सो कहते भी अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ जो है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशन। हमने पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। बट अगेन न्यूटन रेज ए क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशंस, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थे उसमें ये था कि दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए, कि दोनों फोर्स तो दोनों तरफ, दो बॉडीज हैं तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूटन की थियोरी थी कि अब क्या अर्थ जो है, अगर एप्पल जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, ठीक है, बट क्या एप्पल जो है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? न्यूटन तो लॉज में बता ही चुका है ना कि दोनों तरफ अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि एप्पल तो वहीं रहे और अर्थ जो है वो एप्पल के पास चली जाए, बट ऐसा एक्चुअल में हो नहीं रहा। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस एक्सेलरेशन को मैं इस तरफ ले आता हूँ, F अपॉन A इज मास, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिलेशन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब मास जो है ऑब्जेक्ट का और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, एंड अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो मास डिक्रीज कर जाएगा। वो ही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है कि एप्पल का जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। दैट्स वाई जो एप्पल, जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है। इतना एप्पल का मास इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है कि वो अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। ओके, सो दिस इज द रीजन कि वाई एप्पल नॉट अट्रैक्टिंग। वो हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हो, बट हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना नहीं है कि अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। These are the findings of Newton's curiosity that about the gravitation. Gravitation का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ये सब थियोरीज देने के बाद में न्यूटन ने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, वो क्या है देखते हैं। यूनिवर्सल, सॉरी, ये मार्कर लाइट हो गया है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो डिफरेंट स्टेटमेंट हैं। आपको उनका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, आपको जस्ट वो एज इट इज दो स्टेटमेंट क्रैम करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, लेट अस अज्यूम कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के इक्वल। कि अगर उन दोनों का, लेट अस अज्यूम कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 है और एक m2 है, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का जो मास का जो प्रोडक्ट है m1 इंटू m2, ये पॉइंट लगा दिए। पॉइंट का मीनिंग प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लग रहा है वो प्रोपोर्शनल है किसके? इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दैट गिवन बाय न्यूटन रिगार्डिंग दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये दो जो ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लें दैट इज d, स्मॉल d से अगर डिनोट करें, देन न्यूटन सेज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दीज टू थिंग्स दैट न्यूटन हैज गिवन रिगार्डिंग दैट यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर हम इन दोनों को क्लब करते हैं देन वी फाइंड दैट F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 upon d square। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसको रिमूव करके यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो यूज़ किया दैट इज F इक्वल टू कैपिटल G। ओके, याद रखिएगा कैपिटल में है G, दैट इज m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। This is called Newton's universal law of gravitation. F is equal to capital G m1 m2 upon d square. Students, ये universal law of gravitation है and universal means entire universe, कहीं भी चले जाओ। अब न्यूटन सर गए या नहीं गए, बट उन्होंने अपने प्रैक्टिकल से ये रिजल्ट जो है कंक्लूड करके हमें दिया है, हमें इसी को मान के आगे चलना है। ऐसा नहीं है अगर कोई साइंटिस्ट अगर ऐसा लॉ देते हैं किसी बेस पे, तो वो आगे बहुत से जो अदर क्रिटिक्स होते हैं या अदर साइंटिस्ट होते हैं वो भी इसको थॉरली चेक करते हैं। और इतने सालों से अगर चला आ रहा है इट मीन्स ये ट्रू है, बिकॉज जो हमारी जो रॉकेटरी है, जो रॉकेट्स वगैरह सैटेलाइट्स वगैरह हम स्पेस में भेजते हैं, वहाँ इस चीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो दैट इज़ F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें एक जो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल्स जो G की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, बिकॉज m1 m2 तो ऑब्जेक्ट होगा, उनके बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन होगा या हम फाइंड करेंगे, बट कांस्टेंट क्या है, कैपिटल G। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है आई थिंक दैट इज G इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मास है दैट इज kg में हो जाएगा, और डिस्टेंस है मीटर पर स्क्वायर में हो जाएगा। और देख लीजिएगा इसका कोई अगर और यूनिट बन रहा हो तो, ठीक है, न्यूटन शायद 1 मिनट ओनली, दैट इज मैं क्रॉस चेक करके आपको बता देता हूँ। यस, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इनकन्वीनियंस, हियर इज इसका हम जो यूनिट है वो डिराइव कर रहे थे ना, या दिस इज ओके। यूनिट के लिए देखिए, इसको हम पहले इसका फॉर्मूला G की यूनिट हमें फाइंड करनी है इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो इसको देखिए, अगर हम ये जो d स्क्वायर है यहाँ डिवाइड पे है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, दैट G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ये m1 m2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये इधर दूसरी तरफ अगर सेंड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा m1 m2। तो यूनिट बनाते हैं इसकी। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। डिस्टेंस जो है d स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड मास है kg इंटू kg दैट इज kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी ये यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इनपुट होता है एग्ज़ाम में, उसको देखिए कि वो कैसे होता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने आपको ये बता दिया कि ये m1 m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और d स्क्वायर जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्वेश्चन समटाइम कुछ इस तरीके से रेज होता है कि अगर इफ़ डिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस, अगर जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस हो जाए, d की जगह पे क्या हो गया 2d, देन फाइंड द व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की न्यू वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कितनी होगी पहले के कंपैरिजन में। सो सिंपल, जहाँ पर हम d स्क्वायर कर रहे थे वहाँ पे 2d का स्क्वायर करेंगे। तो 2d का स्क्वायर अगर हम करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, मास वही था कांस्टेंट, लेकिन d जो थी वो 2d हो गया, दैट इज 4d स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे g भी है, सॉरी, इक्वल टू
F2 नया फोर्स आ गया ना, पहले ये F1 था। अब अगर हमने डिस्टेंस को 2D कर दिया तो यहाँ पे 4D स्क्वायर हो गया। ये जो इतना पार्ट है इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया हमारे पास, ये पहले वाला F1। तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज F1 अपॉन 4, कि अगर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं हम, देन हमारे पास जो नया फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का 1/4 होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि जो मास है उनमें मास को, दोनों ही मास जो है वो डबल कर दें, m1 m2 जो है वो दोनों डबल हो जाएं, कि अगर ये m1 था ये 2m1 हो जाए और जो m2 है वो 2m2 हो जाए, देन क्या होगा, तब यहाँ पे m1 m2 था तो 2m1 2m2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नया अगर F2 है फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यू कंडीशन न्यू केस में, तो ये था G एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। मास m1 m2 लिखते थे लेकिन 2 इंटू 2 करेंगे तो डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, 4m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। नाउ लुक एट हियर कि जो ये न्यू फोर्स आया इसमें ये m1 m2 अपॉन d स्क्वायर और ये G ये सेम है लाइक दिस F1। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू F1 और इंटू ये 4 टाइम्स हो गया। अगर मास जो है वो डबल कर दिए हमने, देन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पुट होता है रिलेटेड दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये यूनिट वाला ध्यान रखना भी, मैंने पहले गलती से ये यहीं पे यूनिट लिखना शुरू कर दिया था, बट नो, पहले हम G की वैल्यू फाइंड करेंगे, G की वैल्यू फाइंड की, देन उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दूसरों को भी बोलिए भाई सब्सक्राइब करें। हाय, बाय।